हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम इसमें जो पढ़ रहे थे आपका एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहे थे, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का उसका हम सिलेबस पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसमें जो हमने पहला आपका सब्जेक्ट लिया वो है हमारा MCM 501। इसका मैं आपके साथ दिसंबर 2024 का पेपर डिस्कस कर रही थी। एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, जो हमें दूसरा क्वेश्चन है वो हमसे यही पूछा गया था कि क्या मेन कॉजेस होते हैं इन्फ्लेशन के इंडिया में और गवर्नमेंट क्या मेजर्स लेती है उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के क्या मेन कॉजेस होते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेप लिए जाते हैं उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले हम जान लेते हैं कि आपका इन्फ्लेशन क्या होता है। तो देखो, इन्फ्लेशन आपका ये होता है कि इससे जो हमारा जनरल प्राइस लेवल होता है, जो भी आपका जनरल प्राइस लेवल होता है उसमें एक सस्टेन राइज होना, मतलब कि जो जनरल प्राइस लेवल है उसमें लगातार राइज हो रहा है। ठीक है, किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस है उनमें किसी इकोनॉमी में समय के साथ। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। अब काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हम कह सकते हैं कि जैसे जब भी हम अपनी जो रोज़मर्रा की चीज़ें होते हैं जैसे फूड्स, क्लोथ्स, फ्यूल, वो हमारे लिए एक्सपेंसिव बनती जा रही है और हमारी मनी की वैल्यू कम होती जा रही है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। तो व्हेन थिंग्स यू बाय, जैसे आपकी रोजमर्रा की चीजें होगी, खाने का सामान, कपड़े हो गया, फ्यूल हो गया, ये सब क्या बोलते हैं? एक्सपेंसिव बनते जा रहे हैं और जो आपके पैसे की वैल्यू है वो गिरती जा रही है, उस सिचुएशन को क्या कहेंगे हम? इन्फ्लेशन। उदाहरण के लिए मान लो कि पहले आप 100 रुपए में आप क्या बोलते हैं 5 केजी जो है राइस ले सकते थे। बट अब क्या, आप उसी सेम 100 रुपए में, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि अब आप उसी 100 रुपए में क्या सिर्फ 2 केजी राइस ले सकते हो। तो ये क्या कहलाएगा? इन्फ्लेशन कहलाएगा, क्योंकि इससे जो आपकी पैसे की वैल्यू है वो क्या बोलते हैं? गिर गई। आप पहले 100 रुपए में 5 केजी चावल ले रहे थे, अब सिर्फ 2 केजी ले पा रहे हैं, तो वो सिचुएशन इन्फ्लेशन कहलाएगी। सरल शब्दों में समझे कि जब क्या होता है कि जो हमारी रोजमर्रा की चीजें होती है जैसे खाना, कपड़े वगैरह, इनके दाम क्या है? लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो हमारी परचेसिंग पावर है वो क्या होती जा रही है? परचेसिंग पावर क्या होती है? खरीदने की क्षमता ना उस चीज को, परचेसिंग पावर क्या है? घटती जा रही है, तो उसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारे क्वेश्चन में ये था कि क्या मेन कॉजेज है जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इंडिया में। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन, मेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। 19 मार्क्स में पूछा गया था, दो चीजें पूछी गई थी इसमें कि कारण क्या है और गवर्नमेंट क्या मेजर्स लेगी उसको सही करने के लिए। तो मेन कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, तो इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा। पहला है जैसे आपके डिमांड पुल फैक्टर्स आ जाएंगे, दूसरा आपके कॉस्ट पुश फैक्टर्स आ जाएंगे, तीसरा आपके स्ट्रक्चरल फैक्टर्स और फोर्थ आपके मॉनेटरी फैक्टर्स। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स है जिसके कारण इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलता है। अब पहले हम आ जाते हैं डिमांड पुल फैक्टर। तो इसमें क्या है कि आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है। ठीक है, डिमांड, उसमें क्या हो रहा है कि जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, इंक्रीज हो रही तेजी से, और सप्लाई उसके कंपैरिजन में कम है। तो तब क्या होगा? देखो, जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो चीज़ें क्या हो जाती है? महंगी हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाती है, तो उससे क्या होता है? इन्फ्लेशन हो जाता है। तो यही है कि टू मच डिमांड और टू लिटिल सप्लाई। ठीक है, अब इस डिमांड का हमें ये तो समझ में आ गया कि डिमांड पुल फैक्टर्स में आपके क्या होता है कि जो है डिमांड बहुत ज्यादा और सप्लाई कम है। पहला ये आपका फैक्टर है किसमें? जो इन्फ्लेशन का कारण है। अब हम ये देखते हैं कि आखिर डिमांड ज्यादा होती क्यों। देखो, अगर ऐसा हो कि लोगों की इनकम बढ़ जाए तो जाहिर सी बात है लोगों का कंजप्शन भी बढ़ जाएगा। अब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे तो उससे ज्यादा डिमांड क्रिएट होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, और चीजें एक्सपेंसिव बनेंगी और चीजें क्या होंगी? उससे इन्फ्लेशन होगा। तो डिमांड के उसमें ये चीज आकी। फिर आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जैसे गवर्नमेंट खर्चा करती है ना, इन्वेस्ट करती है बड़े बड़े स्कीम्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट की तरह सब्सिडी दी जाती है, तो इससे क्या होता है? इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाती है। तो कभी अगर वो ज्यादा ही स्पेंडिंग हो जाए तो उससे क्या होता है? इन्फ्लेशन भी हो सकता है। थर्ड है आपका इसी के अंदर इजी क्रेडिट एंड लो इंटरेस्ट रेट।
अगर देखो बैंक जो है बिजनेसेस को जैसे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहे हैं, तो जो बिजनेसेस होंगे क्या करेंगे, हाँ भी बोलेंगे यार हमें सस्ते में लोन मिल रहा है तो हम और ले लेते हैं, उस चीज को और इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या बोलते हैं स्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट ये सब चीजें क्या होंगी, बढ़ेगी। तो ये भी आपका एक रीजन है जिससे क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन का एक कारण है किसके अंदर, डिमांड पुल फैक्टर्स में। अब आ जाते हैं आपके कॉस्ट पुश फैक्टर्स में। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो कि इसमें आपका आता है कि प्रोडक्शन की कॉस्ट का बढ़ना। डिमांड पुल में ये देखा कि हमने डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो कॉस्ट पुश फैक्टर्स में आपके ये कि जो आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसका राइज होना। ठीक है, अब देखो अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट राइज होता है तो उससे क्या होता है, आपके जैसे फ्यूल के प्राइस उससे बढ़ जाते हैं, वेजेस भी बढ़ जाएंगी। ठीक है, और जैसे आपके जो इम्पोर्टेड गुड्स वगैरह है, अगर वो भी जैसे हम मशीनरी ले रहे हैं या क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं तो वो भी एक्सपेंसिव बन जाएगा, तो इससे भी ओवरऑल आपके प्राइस में राइज होगा। तो ये आपके कॉस्ट पुश फैक्टर्स में आते हैं तब इस जिससे मतलब आपका क्या होता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्रीज हो जाता है। जैसे अगर आपके फ्यूल वगैरह के प्राइस बढ़ जाते हैं जैसे पेट्रोल के, डीजल के, तो इससे क्या होगा, एकदम से क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है गुड्स का। ठीक है, ये रहा। या जैसे आपके वेजेस में हाइक हो गया कि भाई अगर हाई सैलरी मांग रहे एम्प्लॉय काम करने की, तो उससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसी तरीके से जो हम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं हमें महंगे पड़ रहे हैं तो ओवरऑल प्राइस राइज होगा। तो ये आपके उसमें आ जाते हैं कॉस्ट पुश फैक्टर में कि इनकी वजह से भी आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा और उससे इन्फ्लेशन होगा। क्योंकि भी अगर प्रोडक्शन कॉस्ट रहेगा तो चीजें तो एक्सपेंसिव होंगी ना, वो और मांगेंगे भी। जैसे सिंपल सी बात है, जैसे अगर पेट्रोल और फ्यूल का प्राइस बढ़ता है तो आप देखते हो ना कि एकदम से भाई बस का किराया महंगा हो गया, जो पहले 20 रुपए में ले रहे थे वो 30 रुपए में जा रहे हैं वहां तक। ठीक है, तो यही है आपका कॉस्ट पुश फैक्टर्स में। अब आ जाते हैं हम स्ट्रक्चरल फैक्टर्स। अब देखो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स क्या होते हैं कि ऐसे इश्यू जो काफी लंबे समय से हमें इंडिया में देखने को मिलेंगे, लॉन्ग टर्म इश्यूज होते हैं ये। अब जैसे उसमें क्या होता है कि भाई एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी ऑफ मानसून। अगर आप इंडिपेंडेंस के टाइम पे देखो, ठीक है, 1951 के टाइम से लेकर उस समय भी एग्रीकल्चर जो है हमारा मानसून पे, क्लाइमेट पे डिपेंड होता था और आज भी उसकी निर्भरता होती है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म इशू भी आपका इन्फ्लेशन का कारण होते हैं। क्योंकि अगर देखो रेनफॉल वगैरह हो जाती है तो एग्रीकल्चर में क्या होगा कि भाई क्रॉप्स वगैरह खराब हो जाएंगी। ठीक है, सप्लाई कम होगी। तो अब जब सप्लाई कम होगी भाई, अब तो डिमांड तो लोगों की उतनी ही रहेगी ना, खाने वाले लोग तो उतने ही है, तो उससे क्या होंगे कि फूड पर प्राइस बढ़ेंगे। तो वो यही है, तो डायरेक्ट से मतलब कॉमन से पॉइंट है कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट इसमें है नहीं। फिर सप्लाई चेन बोटलनेक की, सप्लाई चेन में क्या क्या दिक्कत आती है, जैसे अगर ये हो कि स्टोरेज अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स वगैरह ऐसा होता है ना कि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती उनके पास अच्छा, या ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट के कारण कुछ वेस्टेज शॉर्टेज हो रहा, तो उससे भी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर किसी तो अगर इसमें ये है कि लो प्रोडक्टिविटी होती है, स्लो आउटपुट होता है किसी सेक्टर में, तो वहाँ क्या होगा, डिमांड उतनी है तो वो उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगा, तो ये भी रीजन है आपका इन्फ्लेशन का। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके कुछ मॉनेटरी फैक्टर्स में। जैसे अगर एक्सेस मनी सप्लाई हो गया इसमें, ठीक है, अगर सर्कुलेशन में गवर्नमेंट ने क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने क्या बोलते हैं, ज्यादा ही पैसा सर्कुलेट हो रहा हमारी इकोनॉमी में, तो इससे क्या होगा, वैल्यू क्या बोलते हैं चीजों की, मतलब मनी की फॉल होगी और प्राइसेस राइज हो जाएंगे अगर एक्सेस मनी सप्लाई किया जाता है आपका आरबीआई और गवर्नमेंट के द्वारा। आरबीआई आपकी एक सोल अथॉरिटी होती है ना जो इशू करती है करेंसी का। तो वही अगर मतलब कि करेंसी की सप्लाई ज्यादा ही होती है इकोनॉमी में तो उससे भी क्या होगा, आपका प्राइसेस राइज होंगे। अब अगर करेंसी का हमारा डेप्रिसिएशन हो रहा है, करेंसी के डेप्रिसिएशन से मतलब क्या है कि जो हमारे रुपए की वैल्यू वो डॉलर के अगेंस्ट गिरती जा रही है। ठीक है, तो उससे इम्पोर्ट क्या हो जाएगा, कॉस्टलियर। अगर मान लो कि भाई डॉलर जो है महंगा हो गया, अब हमें क्या बोलते हैं, 1 रुपए के बदले समझ लो $110 देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, चीजें इम्पोर्ट वाली हमारे लिए महंगी हो जाएंगी, तो वो भी क्या होता है, आपका इन्फ्लेशन का कारण होता है।
तो इसमें हमने देखे कि क्या हमारे मेन कॉजेस होते हैं इन्फ्लेशन के, जिसमें हमने कहा कि डिमांड की साइड से भी कुछ फैक्टर होते हैं, कॉस्ट अगर बढ़ जाता है प्रोडक्शन के वो भी होते हैं। तीसरा हमने देखा कुछ हमारे स्ट्रक्चरल फैक्टर्स होते हैं, और चौथा हमने देखा मॉनेटरी फैक्टर्स, जो आपका किससे रिलेटेड है कि मनी की सप्लाई ज्यादा हो रही है अगर। तो हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो है इंडिया में वो आपका डिमांड फैक्टर से भी होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट अगर हाई है उससे भी होता है। ठीक है, इन सब चीजों, ये सब जो चीजें होती है, ये जो मेन कॉजेस है आपके किसके, इन्फ्लेशन के इंडिया में।